हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक बरनवाल। ये मैं आज से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। इसमें कार्बन फैमिली से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्लास 12 के लिए पी ब्लॉक जो नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट होता है, उसके कंटेंट, उसके सीरीज़ को समझने के लिए मुझे पहले की ओर जाना होता है। तो फिर इस चैप्टर के थ्रू हम लोग बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे जो कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको रिवाइज करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के बाद फिर ये देखेंगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिक्स होते हैं, जैसे एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब के ऑर्डर क्या होंगे। और फिर उसके बाद ऑर्डर के बाद हम लोग देखेंगे वैलेंसी। वैलेंसी दो टर्म होते हैं, वैलेंसी और कोवैलेंसी। तो वैलेंसी और कोवैलेंसी में डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट ये स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स हैं जो कि हम लोगों को अच्छे से जाननी चाहिए यदि इनऑर्गेनिक पढ़ना है तो। इसके बाद देखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक में और बहुत कंफ्यूजिंग है बहुत लोगों के लिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट अच्छे से देखेंगे। और फिर इसके बाद इसी से रिलेटेड कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरली ये 13, 14, 15, 16 पीरियड में शो करता है, तो उसके कारण से क्या वेरिएशंस होते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि CCl4 एग्जिस्ट करता है, लेकिन PbCl4 नहीं, उसकी जगह पे PbCl2 एग्जिस्ट करता है। तो फिर ये सब के रीज़न के को जानेंगे। और फिर इसके बाद देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ M2+ आयन कार्बन फैमिली में, और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ M4+ आयन। और इसमें इसके अलावा ये भी देखेंगे कि जो M2+ आयन है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और जो M4+ आयन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद देखेंगे क्या, कैटनेशन। कैटनेशन बहुत कार्बन का बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिसके कारण से इनऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो और इसी के कारण से कार्बन के इस कैटनेशन प्रॉपर्टीज़ के कारण ही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ पाते हैं। तो इसके रीजंस के बिहाइंड जाएंगे। ये सब एक्चुअली में हमें समझने के लिए बहुत फंडामेंटल थिंग्स प्रोवाइड करता है। इस कारण से हम लोग इसे देखेंगे, पढ़ेंगे। फिर आगे देखेंगे कि कार्बन ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन तो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसी ग्रुप में या फिर जैसे ही साइज़, एटॉमिक साइज़ बढ़ते जाते हैं एलिमेंट के, तो ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती है। ऐसा क्यों? जैसे हम लोग देखें कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड तो होता है, लेकिन उस कंपेरिजन सिलिकॉन या जर्मेनियम के बीच देखेंगे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट करता है। क्यों? फिर आगे देखेंगे एक ये है, ये जेई में हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे ट्राई मिथाइल एमीन NCH3 ये पिरामिडल है, लेकिन ट्राइसिलाइल एमीन ये प्लेनर है। ऐसा क्यों? तो ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। इसी के बारे में इस पी पाई और या फिर डी पाई बॉन्ड भी देखेंगे। टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि दो टाइप के बॉन्ड होते हैं कोवलेंट में, सिग्मा और पाई, लेकिन पाई बॉन्ड में भी कितने टाइप होते हैं वो सारे के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग भी देखेंगे कि बैक बॉन्डिंग होता क्या है। और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि डेटिव डी पाई बॉन्ड ट्राइसिलाइल ये एमीन में ये कैसे बन रहा है। तो ये सारे के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए हम लोग बेसिक सबसे स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करते हैं कार्बन फैमिली।
तो कार्बन फैमिली इसे ये सारे सीरीज़ को जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये स्टार्टिंग से है, इसे मैं एग्जाम्पल फॉर्म में लिया हूँ सो डैट ये आपको लर्न करना ईजी हो. सो फर्स्ट it is written that write all the elements of carbon family with electronic configuration. We know that carbon family have group number 14. 14 is UPIC group number, and previously old UPIC group number is used, and according to that group number is 4 in Latin and A. The group name is generally called carbon family, or in simple way it is also called tetrails. So tetrails, this here you can see that it is written tetrails. So tetrail, it is and this word comes from the Greek word tetra. Tetra means 4, and tetra already you know that tetravalent, so means tetra means 4. So because in carbon family there are 4 valence electrons, so because of these 4 valence electrons, tetra, and from tetra tetrails come. Now come to the all the element of carbon family. So in carbon family there are carbon, silicon, germanium, tin, lead, and flerovium. So flerovium already you know, its atomic number is 114. Rest of these elements already you know. So flerovium, or earlier its UPIC name is unquadium. So both are taken, but flerovium इसको हम लोग ज़्यादा अब एक्सेप्ट करने लगे हैं. तो देखेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सिलिकॉन का 14, एंड जर्मेनियम 32, टीन का 50, एंड लीड का 82, और फ्लेरोवियम का 114. तो पीरियड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कार्बन फैमिली फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट नहीं होकर के सेकंड से स्टार्ट होता है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पीरियड सारे का ये लिखा हुआ है, और ऑलरेडी इसका जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके सिंबल्स भी दिए हुए हैं, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इसके बाहर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो NH2 NP2 होते हैं. ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2s2 2p2 है, यहाँ पे 3s2 3p2, यहाँ पे 4s2 4p2, यहाँ पे 5s2 5p2, यहाँ पे 6s2 6p2, यहाँ पे 6p6 लिखा गया 6p2. Okay, 6s2 6p2. Similarly here 7s2 7p2. That means in its outer shell there are 4 electrons. 4 electrons means 4 valence electrons are in its outer shell. इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि जर्मेनियम जो कि 4th पीरियड है, यहाँ पे 3D स्टार्ट हो जाता है फिलिंग करना, और ये जो 5th पीरियड है इसमें 4D भी स्टार्ट हो जाता है, 4F भी है, और लीड जो 6th पीरियड का है इसमें 4F 5D, और फिर ये सारे D ब्लॉक स्टार्ट हो जाते हैं, F ब्लॉक भी रहते हैं, और फिर जैसे फर्दर और जाएंगे तो और भी ज़्यादा 4F की जगह यहाँ पे 5F सीरीज आएंगे. तो जहाँ पे D और F आता है इसके कारण से बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसके कारण से इनट पेयर इफेक्ट्स वगैरह शो होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शंस. तो इसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे. तो अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 में ऑर्डर हमें देखना है कि एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा कार्बन फैमिली में. तो कार्बन फैमिली में जनरली क्या होता है कि साइज़ बढ़ेगा. कार्बन से यदि हम पीवी की ओर जाएंगे तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे जाने के कारण पीरियड बढ़ेगा. पीरियड बढ़ने के कारण नंबर ऑफ सेल होंगे वो बढ़ेंगे. नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण उसके साइज़ भी बढ़ते हैं. तो साइज़ जनरली क्या होना चाहिए था, साइज़ लिनियरली बढ़ना चाहिए था, लेकिन देखते हैं क्या कि लिनियरली ये बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं. यहाँ पे सिलिकॉन, जैसे ये कार्बन के बाद सिलिकॉन के बाद ये जर्मेनियम हो गया,
तो सिलिकॉन से जर्मेनियम के बीच जो स्पीड था बढ़ने का वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है। वहाँ पर साइज़ जो इंक्रीमेंट है वो कम है। इसका रीज़न क्या है? क्या कि पुअर सिल्टिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। 3D इलेक्ट्रॉन चूँकि यहाँ पर जर्मेनियम में अभी हम लोगों ने देखा था कि जर्मेनियम में यहाँ पर 3D इलेक्ट्रॉन आ गए। 3D इलेक्ट्रॉन आने के कारण क्या होगा कि 3D इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस से बाहर वाले सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको जितना अट्रैक्शन और रिपल्सन को जो बैलेंस करना चाहिए था वो बैलेंस नहीं कर पाया, जब उसके जगह पे वो ज़्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस के द्वारा बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्शन प्रोवाइड कराया बिकॉज ऑफ इट्स पुअर शिल्डिंग। पुअर शिल्डिंग मतलब वीक रिपल्सिंग पावर के कारण। तो ऐसे में ये अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ और अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो बाहर वाले जो न्यूक्लियाई वाले सेल के इलेक्ट्रॉन्स थे वो न्यूक्लियस से नज़दीक आ गए, तो इस कारण से ये इंक्रीमेंट उतना नहीं हो पाया। सिमिलरली हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 से पीवी के बीच भी यहाँ पर भी पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन के कारण साइज़ में इंक्रीमेंट उतना नहीं हुआ। तो ये हम लोग यहाँ पे इसके बारे में ये लिखा हुआ है। अब देखते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल ये है क्या कि हमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है इलेक्ट्रॉन को बाहर, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में। इसके ग्राउंड स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट में यदि कोई एटम रखा हो तो एक इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर करते हैं तो m से m+ स्टेट में जाता है। फिर उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो वो आयनाइजेशन एनर्जी 2 कहलाता है, और सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी 3, 4 ऐसे। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा कि ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन जो पोटेंशियल होता है वो जनरली डिक्रीज़ करता है। तो ऊपर से नीचे यहाँ पे आ रहे हैं तो घटना चाहिए और घट भी रहा है। यहाँ पे बस एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये टीन से लेड की ओर थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीमेंट होता है। इसका रीज़न क्या है? एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है और दूसरा क्या है कि यहाँ से एसएन से पीवी जाते हैं तो एसएन का एटॉमिक नंबर 50 होता है और लेड का 82, तो इंक्रीमेंट 32 सडन हो गया। उसके पहले इंक्रीमेंट हो रहा था कितना? 18। यहाँ 32 से 50 तो 18, यहाँ इंक्रीमेंट हो गया 32 के कारण ज़्यादा इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि न्यूक्लियस बाहर के सेल पे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस का है वो ज़्यादा मोर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। इसके कारण से इलेक्ट्रॉन के निकालने में भी हमें क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसके कारण से लेड का आयनाइजेशन एंथैल्पी पोटेंशियल ज़्यादा होता है टीन के कंपैरिजन। ऐसे भी हम लोग देखेंगे साइज ऑफ एलिमेंट बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू न्यूक्लियस क्या होगा? घटेगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? घटेगी। तो हम लोग जनरली ऑर्डर होता है आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 का, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, और यहाँ पे यही एक्सेप्शन है SnPb का। और आयनाइजेशन एनर्जी 3 और 4 का इसमें ऑर्डर होना चाहिए सिमिलरली ऐसे, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर होता है, यहाँ पर सिलिकॉन जर्मेनियम में एक्सचेंज हो जाता है और यहाँ पे SnPb में एक्सचेंज हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? पुअर शिल्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर पुअर शिल्डिंग ऑफ 4D इलेक्ट्रॉन एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मतलब एट ए पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट एलिमेंट। तो हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है और पीवी ये मेटल होता है। तो ऊपर से नीचे तक जनरली आते हैं तो ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये डिक्रीज करता है। ओके, ऐसे भी देखेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे तो मतलब कि कोई भी कंपाउंड वो क्या है? वो कोई भी एलिमेंट वो क्या है? सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में दो एटम के बीच क्या होगा? बॉन्डिंग होगा। अब जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे आएंगे तो जो दो एटम के बीच जो बॉन्डिंग है
वो बॉन्डिंग का डिस्टेंस इन दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ वो क्या होगा, बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो उसके कारण जो एट बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं ग्रुप में, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने के कारण उसमें एनर्जी अब मुझे कम लगाना पड़ेगा वो दोनों एटम को सेपरेट करने के लिए। इस कारण से कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू सिलिकन, और सिलिकन का ज़्यादा होता है जर्मेनियम, और जर्मेनियम का ज़्यादा होता है टीन से। फिर यहाँ पे देखेंगे कार्बन, सिलिकन और जर्मेनियम, ये तीनों में कार्बन का तो सबसे हाई होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट इसका, और ये तीनों डायमंड लाइक स्ट्रक्चर पोजेस करता है। और डायमंड लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि ये सारे एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इस कारण से ये क्लोजली पैक्ड होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं। ओके, और फिर मेल्टिंग पॉइंट जैसे टीन और लेड का कम होने का और भी रीज़न है क्या, कि इसके पास जनरली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये लोग यूज़ नहीं करते हैं, कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जनरली जो भी बॉन्डिंग करते हैं या दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं अपने में, तो ये मेटेलिक टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये मेटल्स होते हैं और मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ये यूज़ नहीं करते, तो इसके कारण से इसकी ये दोनों की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर वैसे ही है, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे क्या होगा, क्या कि कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर पॉइंट एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस एंड दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और पीबी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये ग्राफ में आप देख रहे हो। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम इसमें पॉलिंग स्केल पे देखे हैं। पॉलिंग स्केल ही सबसे फेमस स्केल है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेजर करने के लिए। तो कार्बन का होता है 2.55, जनरली 2.5 लेते हैं, सिलिकन का 1.9, जर्मेनियम का 2.01 2 ले सकते हैं, और टीन का होता है 1.96 और लेड का होता है 1.87। तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो इन जनरल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो हमें इस सारे वैल्यूज़ को माइंड में नहीं रखना है, बस हमें ये जानना है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अराउंड 2.55 होती है। अब देखते हैं व्हाट इज़ वैलेंसी ऑफ कार्बन फैमिली एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड कोवैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी definition of valency is that number of electrons that an atom will lose or gain in order to stabilize itself is called valency। जैसे कि मान लो क्या कि कार्बन है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसके कारण से ये नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में इनर्ट कन्वर्ट हो पाएगा नोबल गैस में। ओके, जैसे कार्बन है, इसके पास 4 है, ऑक्टेट के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स इसे रिक्वायरमेंट होगी, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो हीलियम स्टेट में आएगा, तो इसकी वैलेंसी इस कारण से क्या होती है, 4। ओके, तो वैलेंसी जैसे कार्बन फैमिली में सबों की वैलेंसी क्या होती है, 4, और फिर नाइट्रोजन फैमिली में वैलेंसी क्या हो सकती है, या तो 3 या तो 5, और ऑक्सीजन में फैमिली में 2 या 6। तो ये होता है वैलेंसी। ओके, कोवैलेंसी क्या होता है, कोवैलेंसी मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड दैट एन एटम कैन फॉर्म यूजिंग इट्स एम्प्टी ऑर्बिटल इज कॉल्ड कोवैलेंसी। तो इसमें ये कहता है कोवैलेंसी मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड that an atom can form using its empty orbital। तो मान लो कि कार्बन है, कार्बन के पास 4, यहाँ पे कितने हैं, एक ऑर्बिटल, 2, 3, 4 ऑर्बिटल है, तो 4 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ले लेगा, तो ऐसे में इसकी कोवैलेंसी क्या होगी, 4, क्योंकि 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो CCl4 या CH4
इसमें कोवैलेंसी कितना हुआ 4। लेकिन सपोज वैसे ही SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, उसमें में भी क्या होंगे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4, उसमें में भी कोवैलेंसी कितनी होगी 4। अब आते हैं मान लो SiF62-, तो इसमें कोवैलेंसी कितनी होगी 6, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना बनाया एटम 6। तो जनरली जितने भी एटम्स होते हैं इस ग्रुप के, कार्बन ग्रुप के, वो कोवैलेंसी तो कम से कम 4 तो शो करेगा ही, सिलिकॉन वगैरह ये 6 भी शो करता है। अब आते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। तो आप देखते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे स्टेबिलिटी ऑफ M2+ या M4 आयंस को कार्बन फैमिली ग्रुप में इफेक्ट करता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, पहले ये जानें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। तो टेंडेंसी ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट s orbital to remain unshared in compounds of post transition elements is called inert pair effect। तो जैसे क्या कि जैसे ही आउटर मोस्ट सेल किसी भी एलिमेंट का इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करेंगे तो इसके बाहर में S-P-D इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो जनरली S इलेक्ट्रॉन्स और P इलेक्ट्रॉन्स होते हैं P ब्लॉक ग्रुप एलिमेंट्स के ग्रुप में। तो जैसे देखेंगे कि मान लो क्या कि हम कार्बन का ग्रुप में देखेंगे तो NH2NP2 होगा, तो P R है, जैसे कि R बोरोन ग्रुप के लिए R का वैल्यू 1 होगा, कार्बन ग्रुप में 2 होगा, नाइट्रोजन ग्रुप में 3 होगा और ऑक्सीजन ग्रुप में 4 होगा, ये जो R लिखा हुआ है। ओके, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरली ये शो करता है बोरोन ग्रुप से लेकर के ऑक्सीजन ग्रुप तक। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कार्बन ग्रुप का देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर ऐसे आएंगे, एक्साइटेड स्टेट में ऐसे चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो यहाँ पे ये जो चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के होते हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो चारों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन या कार्बन ग्रुप के और अदर एलिमेंट्स के ये पार्टिसिपेट नहीं करते। तो पार्टिसिपेट नहीं करते डैट मीन्स जो टेंडेंसी ऑफ एक्साइटेड, जैसे यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हुआ एक्साइटेड होकर के यहाँ चला आया, तो ये एक्साइटेशन जो यहाँ से यहाँ आ रहा है ये एक्साइटेशन ऊपर से नीचे आने की टेंडेंसी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी यदि यहाँ से एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो एनर्जी जितनी रिक्वायरमेंट होगी मतलब कि एक सेल से लेकर के दूसरे सेल में हमें इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है, तो जंप कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वही एक्साइटेशन एनर्जी होती है। अब ये एक्साइटेशन एनर्जी का जो वैल्यूज होता है वो इंक्रीज कर जाता है, किसके कारण पुअर शिल्डिंग ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक के कारण, तो इसके कारण से अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण न्यूक्लियर चार्ज जो लग रहा है बाहर वाले सेल में वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में जितना एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए ग्राउंड स्टेट से, और उसके बाद जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी लगती है उसके कारण से जो एनर्जी रिलीज होती है वो उससे कम हो जाती है। हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि एनर्जी क्या हो जाती है। जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है, एक्साइटेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी, और सो एक्साइटेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो फिर इसके कारण से वो कंपाउंड स्टेबल उतना नहीं हो पाता। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक्साइटेशन एनर्जी ये क्या है, ग्रेटर देन बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, इसलिए स्टेबल कंपाउंड नहीं बना पाता है। फिर से देखते हैं
कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो तो फिर जो NS वाले इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा करके मुझे p ऑर्बिटल में डालना होगा। लेकिन ये टेंडेंसी जो s वाले एक इलेक्ट्रॉन p में जाएं, इसी को कहते हैं एक्साइटेशन। इसको जो यहाँ से वहाँ भेजने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसी को कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। ये एक्साइटेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वाइल जो इसके कारण से कंपाउंड बनते हैं वो कंपाउंड बनने में जो एनर्जी लगती है, फॉर्म होती है, उसे कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। यदि एक्साइटेशन एनर्जी ज़्यादा होगी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, तो फिर वो कंपाउंड फॉर्म ही नहीं करेगा। तो यही सिचुएशन होता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो NS वाला दो इलेक्ट्रॉन है, ये रिएक्शन में ये एक्साइटेड ही नहीं होता है, और ये क्या होता है, ये इनर्ट हो जाता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। और इसके कारण से ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे बोरोन में इसके बाहर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स में ऊपर से नीचे जाएंगे थैलियम के पास, तो थैलियम में जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स होगा 2 इलेक्ट्रॉन, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो बोरोन में 3 होते हैं, तो BF3 BCl3 ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन वैसे ही थैलियम ट्राइक्लोराइड ये नहीं बनेंगे। उसके जगह पे चूँकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो NS वाले स्टेट में हैं वो इनर्ट रह जाते हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, तो वो थैलियम के केवल एक जो p ऑर्बिटल में है वो इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के लिए, इसलिए थैलियम क्लोराइड बनाएगा, ना कि थैलियम ट्राइक्लोराइड। सिमिलरली कार्बन में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो Pb में यहाँ पे NS2 इलेक्ट्रॉन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस कारण से कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, लेकिन Pb के पास आते आते केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन उसकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण 2 इलेक्ट्रॉन जो NS2 स्टेट में है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और ऐसे में ये केवल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नाइट्रोजन में देखेंगे तो यहाँ पर भी Np3 है, तो इसी कारण से इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो बिस्मथ या +3 ही शो कर पाएगा। और ऑक्सीजन भी ऊपर से नीचे आएंगे तो पोलोनियम केवल +4 शो करेगा, जबकि जनरली ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सारे क्यों हो रहे हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण 2 इलेक्ट्रॉन NS वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एग्जाम्पल से फिर से देख लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं। और लेकिन PbCl4 में क्या होगा, ये PbCl4 में यदि मान लो क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक्साइटेड स्टेट में ये जाएगा तो ऐसे बनाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा। यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजने में लगा उसी को क्या कह रहे हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। और ये क्लोरीन इसके साथ बनाएगा बॉन्ड, तो उसके कारण से जो एनर्जी फॉर्म हुआ उसको कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। जब हमें ज़्यादा देना पड़ा और मिला कम, तो फिर इसके कारण से वो कंपाउंड ही नहीं मिलेगा। मान लो क्या कि आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करोगे क्यों, आप 10 रुपये खर्च कर रहे हो और आपको मिल रहा है 5 रुपये और मेहनत भी लग रहा है, तो ऐसे में वो स्टेबल नहीं है। तो सेम वे में यहाँ पर PbCl4 एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर एग्जिस्ट करता है तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहती है, वो इमिडिएटली PbCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। जैसे देखेंगे PbCl2 में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ये इनर्ट रहेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ओके, क्योंकि इसमें कोई एक्साइटेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। तो यहाँ पे 6x इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन ये इनर्ट ही रह जाता है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन के कारण 4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे।
तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी क्या होती जाती है और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ते जाती है। वैसे ही नाइट्रोजन में देखेंगे, इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा जैसे जैसे हम लोग नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर अप्रोच करेंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन से पोलोनियम के लिए और यहाँ पे बोरोन से थैलियम के लिए, इसमें बोरोन से थैलियम तक के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कम होंगे और 1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो क्या देखिए कि स्टेबिलिटी ऑफ M2+ आयन ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे आएगा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ M2+ आयन क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं जर्मेनियम का कम है और Pb का क्या है, ज़्यादा। और ऊपर से नीचे आएंगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ M4+ क्या होता है, घटता है। इसके कारण से ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स। अब जितना इलेक्ट्रॉन्स अब ये देखेंगे साइज ऑफ M4+ आयन और साइज ऑफ M2+ आयन, ये दोनों में किसका साइज छोटा होगा, M4+ आयन का साइज छोटा होगा M2+ आयन से। हम लोग देख चुके हैं कि यदि सपोज अल्मोनियम 3+ हो और अल्मोनियम 2+ हो और अल्मोनियम प्लस हो तो साइज का ऑर्डर क्या होता है, अल्मोनियम 3+ इज लेसर देन अल्मोनियम 2+ एंड देन अल्मोनियम प्लस। जितना ज़्यादा कैटायनिक साइज होगा, कैटायंस ज़्यादा होंगे, चार्ज उस पर ज़्यादा होंगे, साइज क्या होगा, छोटा होगा। एक बात और ध्यान में रखना कि M4+ जो होता है वो मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। और कोवलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है, क्योंकि इसके हाई पोलराइजेशन होते हैं। एक तो कार्बन का स्मॉल साइज है और इसके चार्ज भी क्या है, 4, तो इसके कारण से पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखते हैं कि M2+ जबकि ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, M2+ क्या होगा, आयनिक बनाता है और M4+ कोवलेंट बनाता है। जैसे जर्मेनियम 2+ और जर्मेनियम 4+, ये दोनों में हम देखेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल स्टेट है। जर्मेनियम 2+ ये लेस स्टेबल होता है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या होता है, जर्मेनियम 4+ बनाता है। और ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 स्टेट से 4 स्टेट, तो ऑक्सीडेशन हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब +2 स्टेट वाला यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरीके से Sn2+ जो कि लेस स्टेबल है वो Sn4+ में कन्वर्ट हो गया तो Sn2+ क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि Pb4+ में देखते हैं कि Pb4+ और Pb2+ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, Pb2+, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये इसका क्या हो रहा है, Pb4 से 2 रिडक्शन हो रहा है, इस कारण से ये Pb4+ क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, ये कह रहा है क्या कि कैटनेशन। तो कैटनेशन क्या होता है, कैटनेशन ये कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम होती है जो कि अपने ही खुद के ही एलिमेंट्स के दूसरे एटम से बॉन्डिंग बना करके एक लंबा चेन बनाता हो, या ब्रांच चेन हो, या साइक्लिक कंपाउंड हो। जैसे कि कार्बन कार्बन हम लोग देखते हैं डेकेन या नियोपेंटेन। तो ये सब क्या है कि कार्बन कार्बन अपने में ही बहुत सारे तरीके से कनेक्टेड होता है और फिर ये कंपाउंड बनाता है। तो मतलब एक ही टाइप के एटम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एक दूसरे से कनेक्ट करके लंबा चेन बनाए तो वो प्रॉपर्टी कैटनेशन कहलाती है। और फिर जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उसमें कार्बन की मैक्सिमम कैटनेशन कैपेबिलिटी होती है। और इसी के कारण से कार्बन के मैक्सिमम कैटनेशन कैपेबिलिटी होने के कारण ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है जो कि नेचर में भी प्रेजेंट है और लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज करते हैं। तो यही
रीज़न जो कैटनेशन की प्रॉपर्टी है कार्बन की, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतने डिटेल से स्टडी करते हैं। तो जो ये कैटेनेटेड कार्बन के जो स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग कैटेनाई भी कहते हैं। तो ये कैटेनाई देखते हैं। तो कैटेनेशन क्या हो गया कि एक ही टाइप के एलिमेंट एटम डिफरेंट एटम्स से, जो जैसे कि कार्बन के बहुत सारे एटम होंगे, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हो और लॉन्ग चेन बनाए, उसको कैटेनेशन कहते हैं। तो कार्बन का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसिन और पीबी। कार्बन का सबसे ज़्यादा होता है कार्बन फैमिली में। तो इसके रीजंस भी होते हैं कि कार्बन का ही कैटेनेशन क्यों ज़्यादा होता है। एक तो इसका टेट्रावैलेंसी, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके कारण से इसको बॉन्डिंग करने के लिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड ये बना सकता है। जबकि दूसरे एटम जैसे नाइट्रोजन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 3 ही बना पाएगा। ऑक्सीजन, क्योंकि इसे 5 भी नाइट्रोजन कर सकता है, लेकिन वो ऑक्टेट को वायलेट कर देगा, इस कारण से ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा। ऑक्सीजन 2 बना पाएगा। तो कार्बन टेट्रावैलेंसी के कारण ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इस कारण से अलग अलग डायरेक्शन में इसके बॉन्डिंग हो सकती है। सेकंड क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी जो कार्बन की होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से थोड़ा सा कम और बाकी जितने भी अलग दूसरे एटम हैं उससे ज़्यादा होता है। तो इसके कारण से हाई बॉन्ड एनर्जी के कारण ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है और ये लॉन्ग चेन बनाता है। थर्ड रीज़न है अब्सेंस ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर नहीं होने के कारण क्या होते हैं कि ये रिपल्सन कम प्रोवाइड कराता है और ये स्टेबल कंपाउंड बना पाता है। इसी तरीके से कार्बन, चूँकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है। डी ऑर्बिटल नहीं होता है तो इसमें वैगेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा। तो बाहर वाले कोई भी कंपाउंड जैसे वाटर हो गया, वाटर का ऑक्सीजन या जो लोन पेयर है वो इसके वैगेंट डी ऑर्बिटल पे अटैक नहीं कर पाएगा और इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा। इस कारण से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके अलावा इसमें कार्बन के पास ये एबिलिटी होती है, ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन कैटेनेशन कैपेबिलिटी जो होती है ग्रुप 14 एलिमेंट की ये होती है। कार्बन का बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद सिलिकॉन का होता है और जर्मेनियम ये कुछ लिमिट तक बनाता है। जनरली हम लोग कार्बन का पढ़ते हैं और कुछ लिमिट तक हद तक सिलिकॉन का देखते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर जो 6 है इसमें यही कह रहा है कि वाई कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड द अदर एलिमेंट वाइल अदर्स इन ग्रुप डज नॉट। हम लोग ये देखते हैं कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन तो अपने से या फिर दूसरे एटम के साथ ये डबल बॉन्ड तो बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। लेकिन जैसे सिलिकॉन, हाल में हम लोग देखें कि सिलिकॉन डबल बॉन्ड होते हैं लेकिन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते। और फिर जर्मेनियम में तो डबल बॉन्ड होते ही नहीं हैं। सिमिलरली टीन या लेड में डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। क्यों? तो इसके पहले हम लोगों को ये जानना होगा क्या कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। एक बेसिक ओवरव्यू देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, जैसे ये ऐसे आया और ये ऐसे आया और दोनों में यहाँ पे जो बॉन्ड बनाया, जैसे क्या कि 2 हैंड है, 2 हैंड को शेक कर रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, तो दोनों जो पाम के बीच जो ओवरलैपिंग हुआ वो हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ। और वो जैसे ही हाथ मिलाएंगे तो ये तो हैंड शेक करेंगे तो उसके कारण हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। हेड ऑन ओवरलैपिंग होने के कारण वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? उसके परपेंडिकुलर बॉन्ड से, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है। दोनों यदि यहाँ पे नज़दीक आते हैं तो एक दूसरे के क्लाउड के कारण यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। ये जो ओवरलैपिंग होती है
ये इसको कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। तो ये p ऑर्बिटल में होता है और इसी के कारण से ये क्या बनता है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में ये जो ओवरलैपिंग होती है, जितनी ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। तो पाई ओवरलैप, जो पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड में, इस कारण से ये भी हम लोग जानते हैं सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। अब ये देखेंगे कि कार्बन ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज़ क्या होगा, एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा। जैसे ही साइज़ बढ़ेगा तो सिग्मा बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। साइज़ बढ़ेगा तो दो एटम के बीच जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी बढ़ेगा। अब जैसे जैसे यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच था तो उस दोनों के बीच बॉन्ड लेंथ क्या है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। सिलिकन सिलिकन के बीच यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, 2.34 एंगस्ट्रॉम। जैसे ही बॉन्ड लेंथ होगा तो ये दोनों जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल भी एक दूसरे के नज़दीक उतना अच्छे से नहीं आ पाएगा। जितना अच्छे से नहीं आ पाएगा वो ओवरलैप क्या होगा, कम होगा। और जर्मेनियम, ये दोनों के बीच बॉन्ड लेंथ क्या होता है, 2.44 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे में इसमें ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाती, इस कारण से इसमें पाई बॉन्ड क्या होता है, बनता ही नहीं। पाई बॉन्ड इसमें नहीं बनता है, इसमें पार्शियल बनता है, इसमें प्रॉपर वे में बनता है। तो जहाँ पे ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही है पी ऑर्बिटल की, तो वहाँ पे पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। अब ये जान रहे हैं कि ओवरलैपिंग जितना होगा पी ऑर्बिटल का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, पाई बॉन्ड का उतना ही ज़्यादा होगा। इस कारण से कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है सिलिकन सिलिकन डबल बॉन्ड से। अब ये भी देखेंगे चूँकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, इस कारण से इसके जो कंपाउंड्स बनेंगे एस, जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग होंगे, वो ज़्यादा होंगे कंपेयर टू सिलिकन सिलिकन कंटेनिंग कंपाउंड्स से। तो ये हो गया कैटनेशन। अब इसके बाद आते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये हम लोग कवर करेंगे कि पी पाई या पी पाई डी पाई बॉन्ड क्या होता है। इसमें ये देखेंगे कि ट्राईमिथाइल जो एमीन है ये पिरामिडल होता है, जबकि ट्राइसिलाइल ये एमीन है ये प्लेनर होता है। ऐसा क्यों, पहले ये देखते हैं कि ट्राईमिथाइल जो एमीन है ये डेटिव पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन ट्राइसिलाइल एमीन में ये डेटिव पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है। तो पी पाई डी पाई बॉन्ड क्या होता है ये भी हमें देखना है। तो पी पाई या पी पाई डी पाई ये बॉन्ड, इसका डिफिनेशन ये है कि यदि मान लो कि बॉन्ड फॉर्म करते हैं बिटवीन एटम, जैसे मान लो क्या कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कोई दो एटम है, दो एटम के पास में एक के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो एक लोन पेयर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे के वैकेंट ऑर्बिटल में यदि ट्रांसफ़र कर देगा तो फिर ऐसे में दोनों के बीच क्या होगी, बॉन्डिंग बनेगी। तो जैसे कि मान लो क्या कि यहाँ पर ये क्या है, पी है, ये भी पी है, ये क्या है, पी, ये भी क्या है, पी। तो ये अपना इसमें लोन पेयर है और इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है। तो लोन पेयर अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा, तो ऐसे में ये पी पाई बॉन्ड बना देगा। ये क्या बन जाएगा, पी पाई बॉन्ड। तो जब अपना एक जगह पे जहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो ऐसे में पी पाई बॉन्ड बनता है। यदि मान लो कि पी पाई यदि पी से पी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पी पाई, यदि पी से डी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पी पाई डी पाई बॉन्ड। ओके, तो पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई कुछ भी हम कर सकते हैं। तो अब कोवेलेंट बॉन्ड है वो दो टाइप का होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जो होता है ये साइडवेज ओवरलैपिंग के द्वारा होता है, जो कि अभी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। पाई बॉन्ड ये जनरली 3 टाइप्स से बनता है, और भी आगे बन सकता है, लेकिन हम लोग उसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करते। पी पाई डी पाई और डी पाई पी पाई, और थर्ड क्या है, डी पाई। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये वैकेंट है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ट्रांसफ़र। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। यहाँ पर
तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो पाई बॉन्ड का होता है, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा ही पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो 2p पाई का इसका ज़्यादा होगा, उसके बाद 2p पाई 3d पाई, उसके बाद 2p पाई 3p पाई और लास्ट में 3p पाई 3p पाई। जितना ज़्यादा साइज़ होगा, साइज़ होने के कारण मान लो कि दो पतले पतले बंदे हैं, दोनों एक साथ आएंगे तो ज़्यादा इसलिए दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं, नज़दीक आ सकते हैं। दो मोटे रहेंगे तो दोनों बहुत कम ओवरलैप करेंगे। तो ये हो गया p पाई d पाई और p पाई बॉन्ड। अब इसी में एक कंसेप्ट है बैक बॉन्डिंग, देख लेते हैं, इसका अभी हमें यूज़ नहीं है। ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर फ्रॉम फील्ड सेल्ड ऑफ एन एटम टू द अनफिल्ड सेट ऑफ द एडजेसेंट बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। तो ये इसी की चीज़ों को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करता है। ये एक लोन पेयर जहाँ पे है वहाँ से अनफिल्ड सेट ऑफ दूसरे बॉन्डेड एटम के पास अपने लोन पेयर को ट्रांसफ़र कर रहा हो तो इसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। इसको कोऑर्डिनेट पाई बॉन्डिंग भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ से वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है एक पेयर, तो वो हो गया बैक बॉन्डिंग। अब देखते हैं डेटिव p पाई d पाई बॉन्ड कैसे बना रहा है ट्राइसिलाइल एमीन में। तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, वैकेंट वैलेंस सेल में कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो एस में रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन जब बॉन्डिंग करेगा तो बॉन्डिंग करने के लिए क्या होते हैं कि नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक एस के और 2 पी के। चूँकि यहाँ पर नाइट्रोजन कितने सिलिकन जो सिलाइल है SiS3 इसके 3 से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस कारण से नाइट्रोजन कितने सिलिकन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा 3। तो इसी कारण से इसको 3 एटम की ज़रूरत है। तो इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स में एक S का लेगा और P का 2 लेगा, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये ऑर्बिटल बनाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो कि इसका 2pz ऑर्बिटल में है, यहाँ पे ये 2pz ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सिलिकन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसके जो 3d वाले ऑर्बिटल होंगे वो वैकेंट होंगे। और नाइट्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर के तरह से बिहेव कर रहा है, तो ये लोन पेयर जो नाइट्रोजन का है वो क्या होगा, सिलिकन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है वहाँ पे जा कर के क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा या फिर क्या बनाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा। बॉन्डिंग यहाँ से यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड बनाने के कारण से ओवरलैप करेगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे में जो ये ओवरलैपिंग किया इसी को कहते हैं डेटिव p पाई d पाई बॉन्ड। p पाई क्यों, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर कहाँ पे था p पाई में, p ऑर्बिटल में, और सिलिकन के किस ऑर्बिटल में ये ट्रांसफ़र किया d में, इस कारण से इसको कहते हैं p पाई d पाई। चूँकि ये पाई बॉन्ड बनाया इस कारण से ही इसे कहेंगे p पाई d पाई बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि एक लोन पेयर दोनों एटम जो बॉन्डिंग में, दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में यूज़ हुआ है वो एक ही एटम ने दिया है, इस कारण से इसको कहेंगे डेटिव बॉन्ड। तो डेटिव p पाई d पाई बॉन्ड। अब डेटिव p पाई d पाई बॉन्ड होने के कारण से ये नाइट्रोजन के पास ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तीनों में, और इसके कारण से यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड बन रहा है, ये डबल बॉन्ड एक्चुअली में रेजोनेंस से ये इसमें में भी बनेगा, इसमें में भी बनेगा। तो इस कारण से ये इसका जो शेप होता है ये चूँकि डबल बॉन्ड होने के कारण से एक ही प्लेन में आ जाता है। लेकिन जो ट्राईमिथाइल एमीन बनाएंगे तो इसमें कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसके कारण से ये d पाई p पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है।
ऐसे में यहाँ पर 3 बॉन्ड तो बनते हैं, लेकिन एक लोन पेयर हो जाता है जो कि अनयूज्ड रह जाता है। अब अनयूज्ड के कारण से इसके कारण ज़्यादा रिपल्सन जनरेट करेगा। ज़्यादा रिपल्सन जनरेट करने के कारण से ये सारे जो ये मिथाइल ग्रुप हैं ये एक प्लेन में नहीं हो पाते हैं, तो इस कारण से इसका शेप क्या हो जाता है, पिरामिडल। इसी तरीके से देखते हैं कि ट्राइसिलाइल फॉस्फीन इसका शेप भी क्या होता है, पिरामिडल होता है। अब कंपेयर करते हैं इसके जगह पे ये इसमें और यहाँ पे इसमें, तो ट्राइसिलाइल नाइट्रोजन और ट्राइसिलाइल फॉस्फीन में तो P यहाँ पे क्या होता है, लेस स्टेबल होता है नाइट्रोजन से। लेस स्टेबल होने के कारण से ये जो ये P पाई D पाई डेटिव बॉन्ड होता है ये प्रॉपर वे में नहीं बना पाता है। ऐसे में इस कारण से ये ट्राइसिलाइल फॉस्फीन पिरामिडल होता है। ये जेई में पूछा है और हमें ये देखना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, लेकिन चूंकि यहाँ पर सिलिकॉन यूज होता है इस कारण से हम लोग इसको कार्बन फैमिली में भी पढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग आगे इसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा डीप जाएंगे इनऑर्गेनिक के बारे में कि इनऑर्गेनिक को और अच्छे से कंसेप्चुअली कैसे पढ़ें। ओके, डेट्स ऑल। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे।